गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्पर्श का मैंने तो 2 प्रोज 2 पोएट्री पढ़ा दिया और आज मैं संचयन भाग 2 का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 1 किंतु हरिहर काका बहुत बड़ा चैप्टर है। इस संचयन पार्ट में आपका 3 ही चैप्टर है, एक हरिहर काका, एक सपनों के से दिन और एक टोपी शुक्ला। तो हरिहर काका मैं शुरुआत करने वाली हूँ। हरिहर काका गाँव से रिलेटेड कहानी है। इसके कथाकार जो है मिथिलेश्वर हैं, जिनकी जो अभी भी रीडर के पद पर आरा विश्वविद्यालय में अभी भी काम कर रहे हैं। मिथिलेश्वर भी हो सकता है रिटायर हो गए हैं। 1950 में जन्म हुआ है, 2020 है, तो हो सकता है रिटायर हो गए। मिथिलेश्वर का उसके बारे में बता दूं, मिथिलेश्वर के बारे में कि मिथिलेश्वर जो है, मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के बैसाडीह नामक गांव में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय प्रोफेसर बंसरोपन लाल थे। का क्या नाम था? बंसरोपन लाल। और मिथिलेश्वर जो है, मिथिलेश्वर ने हिंदी में एमए किया। एमए करने के बाद पीएचडी किए। उसके बाद व्यवसाय के रूप में, मैंने अपने प्रोफेशन के रूप में वो अध्यापन कार्य के आरा विश्वविद्यालय में रीडर के पद पे कार्यरत थे और अभी ये जीवित हैं। आरा विश्वविद्यालय में कार्यरत में 70 ईयर्स के हो गए, तो अभी तो जीवित है, परंतु अभी शायद रिटायर हो गए होंगे। और इनके कहानी में ग्रामीण जीवन को, विशेषकर गांव के बातों को, गांव की कहानियों को इन्होंने बहुत ही चित्रित किया। इनकी कहानियाँ वर्तमान जो ग्रामीण जीवन है उनका अंतर विरोधी अंतरात्मा में कैसे विरोध उत्पन्न होती है उसको बताती है, जिससे पता चलता है कि आज़ादी के बाद खाली शहरी जीवन ही भयावह नहीं है, ग्रामीण जीवन में बहुत भयावह और जटिल हो गया है। सब में स्वार्थ की भावना आ गई है। बदलाव के नाम पर जो हुआ यह है कि आम लोगों के शोषण, माने अभी भी शोषण के तरीके हैं, पर शोषण के तरीके बदल गए। इनकी बहुत सारी कहानियां हैं। बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर अपने, जुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं। अपने लेखन के लिए इन्होंने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हरिहर काका एक गांव की पृष्ठभूमि से ली हुई कहानी है। जहाँ तक अभी तक हम लोग जानते हैं कि जो भी स्वार्थपन जो है, अपने में रहना और लड़ाई करना, ज़मीन जायदाद, अभी तक शहरों के माथे, शहरों के हिस्से में थी, लेकिन अभी जो है ये गांव में भी ये बहुत फैल गया। पहले बोला जाता था कि गांव के लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं, वहाँ बहुत स्वार्थ नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब एक दूसरे पे है मदद करने के लिए तैयार रहते हैं दूसरे की। लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल बदल गई है, गांव में भी स्थिति शहरों से भी बदतर हो चुकी है। तो इस कहानी के मुख्य जो कैरेक्टर है, मुख्य जो पात्र है, वो हरिहर काका है। कहानी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, तब चैप्टर से पढ़ाऊँगी, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। तब जब तक कहानी जाने नहीं रहेगा तब तक शायद बोरिंग लगने लगेगा। हरिहर काका है, हरिहर काका के 3 भाई और है। हरिहर काका को लेके, हरिहर काका की 2 शादी हुई है, दोनों में से एक भी पत्नी नहीं बची। बाद में बहुत लोगों ने बोला तीसरी शादी करने के लिए, एक तो उनकी उम्र ज़्यादा थी, एक लोअर क्लास के भाई से उन्होंने तीसरा विवाह नहीं किया और सोचे कि भाई की बहू है, भाई की पत्नी, ये लोग हमारा देखभाल करेगी भाई लोग। इस तरह से करके उन्होंने विवाह न करके ये निर्णय लिया कि मैं जाके इन लोग के साथ ही रहूँगा इधर गांव में। तब धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे भाइयों के पुत्रों का लालच बढ़ते गया, क्योंकि उनका लालच क्या था, उनकी पूरी 60 बीघा ज़मीन थी। 60 बीघा 60 में डिवाइड करो 4 से, तो 15, यानी 15 बीघा हरिहर काका के नाम पे थी। अगर हरिहर काका उनको ज़मीन लिख देते तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। इधर गांव में एक मंदिर था, मंदिर का एक महंत था। मंदिर में जो भी सब लोग अपनी दान पुण्य करते थे, कोई ज़मीन दान करता था, किसी का अच्छा हुआ तो वो लोग मन्नत मानते थे, भगवान के नाम दान पुण्य थे। मंदिर का एक महंत था, महंत का नज़र हरिहर काका की ज़मीन पे बहुत दिन से टिका हुआ था और बार बार हरिहर काका को समझाने की कोशिश करता था कि कैसे मतलब ज़मीन किसी तरह भगवान के नाम कर दो। हरिहर काका के बीच में मन होता है कि ज़मीन भगवान के नाम कर दें। दोनों
अपने अपने पक्ष, एक पक्ष भाइयों का हो जाता है, एक पक्ष हरिहर ठाकुर बाड़ी का हो जाता है। दोनों मिलकर हरिहर काका के साथ बहुत अन्याय करते हैं, यहाँ तक कि खून के प्यासे हो जाते हैं एक दूसरे के। उस स्थिति में हरिहर काका क्या निर्णय लेते हैं, कैसी परिस्थितियाँ आती है, क्या करते हैं, इस विषय में, इस कहानी के बारे में, कहानी में अच्छी तरह जाना जाता है। और कथाकार जो है, कथाकार हरिहर काका से बहुत घनिष्ठ था, बहुत करीबी था, इसलिए वह हरिहर काका की कहानी को बहुत अच्छी तरह, इस कहानी को मार्मिक कहानी कहते हैं। मार्मिक कहानी का मतलब होता है हृदय को स्पर्श करने वाली, हृदय के तार तार को झकझोर देती है कि जमीन जायदाद के लिए भी लोग इतने गिर सकते हैं। क्योंकि भाइयों का बर्ताव भी हरिहर काका के साथ वैसा ही हो गया जैसे ठाकुर का बर्ताव था। इसका मेन मुद्दा क्या था, ज़मीन था, 15 बीघा ज़मीन। तो उस ज़मीन के लिए इन लोगों ने हरिहर काका के साथ कैसे कैसे बर्ताव किए, हरिहर काका ने अंत में क्या निर्णय लिया और फिर वो अंत में चुप हो गए, इसी पर ये फ्लैशबैक स्टोरी है। तब मैं चैप्टर से पढ़ाती हूँ हरिहर काका की। यहाँ से मैं अभी लौटा हूँ। लेखक जो है, अब ये मतलब हरिहर काका की स्थिति, किस निर्णय पे आप पहुँचे, स्थिति ऐसी हो गई, उसके बाद की मतलब फ्लैशबैक स्टोरी है। हरिहर स्टोरी को लेखक जो है पहले याद करता है कि हरिहर काका के यहाँ वह जाता है, कल गया था, आज भी गया था, बहुत देर तक उनके पास, हरिहर काका के पास लेखक जाके बैठता है। सारी घटनाएं हो जाती है, उसके बाद स्टोरी लेखक लिखता है। तो उनके पास जाके बैठता है, उनकी तबीयत के पास बारे में पूछता है, सिर उठा के वो एक बार उसको देखते हैं, फिर सिर झुकाते हैं तो दोबारा लेखक की ओर नहीं देखते। हालांकि उनकी एक ही नज़र, मैंने एक ही बार देख के वो सब कुछ, मैंने एक बार सिर उठाते, उसी से लेखक को समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। और फिर जो है ना, वो सिर झुकाते हैं तो दोबारा सिर नहीं उठाते हैं। वो जिन तकलीफ़ों, जिन भावनाओं, जिन मनस्थितियों के बीच घिरे थे, उसमें आंखें, मैंने उसमें बोलने का ज़रूरत है, मैंने उनके साथ जैसा बर्ताव हुआ था, जैसी स्थितियों से वो गुजर चुके थे, लेखक बोल रहा था, उसके उनके सामने क्या है, आंखें ही बहुत कुछ कह देती है। आँख से ही आदमी सब कुछ जान जाता है, मुंह खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेखक बताता है कि हरिहर काका के जीवन से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। लेखक हरिहर काका से बहुत घनिष्ठ था। गांव के कुछ लोगों का सम्मान लेखक बहुत करता था, उनमें हरिहर काका एक थे। गांव के जिन लोगों का बहुत वो सम्मान करता था, उनमें हरिहर काका एक थे। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति, मैंने हरिहर काका के प्रति लगाव लेखक का क्यों था, उसका एक कारण था, उसका मेन कारण था। उसका एक तो वह कि हरिहर काका लेखक के पड़ोस में रहते थे। हरिहर काका से लगाव था लेखक को, इसका कारण यह था कि हरिहर काका क्या है, हरिहर काका जो है लेखक के पड़ोस में रहते थे। और दूसरा कारण यह था कि उनकी माँ बताती थी लेखक की, हरिहर काका लेखक को बचपन से ही बहुत प्यार करते थे, उनको कंधे पर बैठा के घुमाते थे। हरिहर काका, एक पिता जितना बच्चे से प्यार करता है अपना, उससे ज़्यादा हरिहर काका लेखक से प्यार करते थे। और जब लेखक की बड़ा हुआ तो सबसे पहली उनकी दोस्ती किससे हुई, हरिहर काका से हुई। जैसे कि हरिहर काका उम्र भर किसी से दोस्ती नहीं किए थे, इतने उम्र तक बिना दोस्त के थे कि लगता है इंतज़ार कर रहे थे कि लेखक का जन्म होगा, उसके बाद लेखक थोड़ा बड़ा हुआ तो लेखक से उनकी दोस्ती होगी। तो वही बोल रहे हैं कि इतनी उम्र तक प्रतीक्षा किया था। इससे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी मन, जितना लेखक से बात करते थे, जितनी दोस्ती थी, उतनी दोस्ती उनकी किसी से नहीं हुई थी। वो मुझसे, लेखक से हरिहर काका कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुल कर बात करते थे, हर चीज़ बताते थे। लेकिन लेखक अभी क्या है, वो घटना, जिस घटना का मैं चर्चा कर चुकी हूँ, आगे भी उस घटना की जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन वो कुछ कहना बंद कर दिए हैं। इस स्थिति में अभी हरिहर काका ने कुछ भी बोलना बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने, हरिहर काका की इस स्थिति ने लेखक को चिंतित कर दिया। क्यों, जैसे होता है कोई नाव आती है, नाव में लोग बैठे रहते हैं, बीच मझधार में चले जाते हैं, चिल्लाते भी रहते हैं पर अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, और उसी नाव उलट जाती है, उसी पानी में वो विलीन हो जाते हैं। उनके मरने के और उनके पास कोई उपाय नहीं रहता। उसी बीच वैसी स्थिति हरिहर काका की थी। वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे,
कुछ बोलना चाह भी नहीं रहे थे, बोलने की इच्छा होते हुए भी बोल नहीं सकते थे। और इस तरह वो किसी से बात करना ही बंद कर दिए थे। हरिहर काका के बारे में तब लेखक सोचना शुरू कर दिया था और उनके उस समझ में नहीं आता था कि हरिहर काका से कहे तो क्या कहे, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी बात नहीं था कि जिससे कह के वो हल्का हो सके, कोई भी बात कहे जिससे हरिहर काका उस बात से मुक्ति पा जाए। क्योंकि हरिहर काका की स्थिति में लेखक अगर होता तो लेखक भी वही करता है। हम ऐसे हो जाते तो ऐसे ही करते, हम गूंगेपन के शिकार हो जाते, माने कोई भी, क्योंकि उसके अपने सगे संबंधी भाइयों ने जमीन लेने के लिए इतना मारा पीटा, अंगूठा का निशान लगवाया। और बाहर के जो मंदिर का पुजारी था, महंत, वो भी यही काम किया। इसलिए हरिहर काका को कोई अपना नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वो गूंगेपन के शिकार हो गए थे। माने उन्होंने बोलना छोड़ दिया था, चुपचाप हो गए थे। अब बोल रहे हैं, लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि हरिहर काका इस स्थिति में कैसे फंसे, मैंने कैसे आई, ये स्थिति उनकी कैसे आई, कौन सी स्थिति है, मैंने ये स्थिति उनका कैसे आया, कौन सा स्थिति है कि जिम्मेदार कौन इसका जिम्मेदार है, यह सब बताने के लिए सबसे पहले लेखक बोला कि इस हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आए, कौन इसका जिम्मेदार है, इसको बताने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अपने गांव के ठाकुर बाड़ी में जाना पड़ेगा। ठाकुर बाड़ी हरिहर काका मैंने लेखक के गांव की जो मंदिर है उसको ठाकुर बाड़ी बोला। उसके लिए मैं जो है अपने गांव का ठाकुर बाड़ी का परिचय दे देना आपको उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना यह कहानी अधूरी। मैंने अगर ठाकुर बाड़ी का परिचय लेखक नहीं देगा तो उन ठाकुर बाड़ी के परिचय न देने पर ये कहानी जो है आधी रह जाएगी, उसके बिना कहानी अधूरी रह जाएगी। लेखक बता रहा है कि मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से, मैंने उनका गांव कस्बा है, आरा से 40 किलोमीटर दूरी है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास है उनका गांव। हसन बाजार बस गांव की आबादी कुल 2,500-3 हज़ार है और गांव में 3 ही स्थान प्रमुख है। गांव के पश्चिम किनारे में क्या है, उस गांव में 3, हसन बाजार के पास बस स्टैंड है, उसी के पास गांव है और गांव में करीब 3 स्थान प्रमुख है। गांव के पश्चिम किनारे पे एक बड़ा सा तालाब है और गांव के बीच में एक पुराना बरगद का बनियान ट्री है और पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है जिसे लोग ठाकुर बाड़ी के नाम से जानते हैं। जिसे लोग यह ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में मैं आपको ठाकुर बाड़ी की स्थापना कैसे हुई, क्या हुई, उसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ कि गांव की इस ठाकुर बाड़ी की स्थापना इसके ठीक ठाक जानकारी किसी को नहीं है। मैंने ठाकुर बाड़ी मतलब हो गया भगवान का मंदिर को ठाकुर बाड़ी कहते हैं। ये कब स्थापित हुआ कोई नहीं जानता है। ये सब इसके पीछे एक कहानी प्रचलित थी। क्या कहानी प्रचलित थी कि बरसों पहले, माने बहुत पहले की बात है, जब ये गांव पूरी तरह बसा नहीं था, एक संत यहाँ पे आ गए, एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। सुबह शाम ठाकुर जी का पूजा करते थे, लोगों से मांग के खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना गांव वालों के बीच जागृत करते थे। बाद में वो जो संत आए तो संत तो मांग के खा लेते थे, पूजा पाठ के प्रति लोगों को आकर्षित करते थे, भावना जागृत करते थे। बाद में वहीं गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का वहाँ छोटा सा मंदिर बना दिया। अब जैसे जैसे गांव की आबादी, गांव का पॉपुलेशन बढ़ते गया, वैसे ही मंदिर और बड़ा होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते थे। किसी के पुत्र हो, मुकदमा में विजय हो, किसी का पुत्र होगा तो ठाकुर जी को चढ़ावा चढ़ाते थे। मुकदमे में विजय हो तो चढ़ावा चढ़ाते थे। लड़की की शादी अच्छे घर में हो तो चढ़ावा चढ़ाते थे। लड़के की नौकरी मिल जाए, इससे जो भी सफलता मिलती तो खुशी में ठाकुर जी को रुपये, जेवर, अनाज चढ़ाते थे। अधिक खुश होते थे, रुपये, जेवर, अनाज जो चढ़ाते थे, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी तो ठाकुर जी के नाम खेत का छोटा सा टुकड़ा लिख देते थे। मैंने थोड़ा सा जमीन, ठाकुर जी की परंपरा, मैंने यह रीति, यह रिवाज अभी तक चलता जा रहा है। अधिकांश लोग
और ज़्यादातर लोग का यहाँ पर विश्वास ये है इस गांव में कि अच्छी फसल होती है तो भगवान की कृपा से, मुकदमा में जीत हुआ तो भगवान की कृपा से, लड़की की शादी तय हो गई तो भगवान की कृपा से, क्योंकि इस प्रकार ठाकुर जी को मनौती मानते थे। और इसलिए क्या हुआ, इसका ये फल हुआ। लोग मनौती मानते थे, सफल हो जाते थे तो ठाकुर जी को दान देते थे, कभी जमीन, कभी जेवर, कभी अनाज, कभी पैसे। तो इसका परिणाम ऐसा हुआ कि ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना, माने जितनी छोटी एक मंदिर बनी थी वो मंदिर भी बड़ा हो गया, मंदिर के जमीन जायदाद भी बड़े हो गए। अब इस गांव को, जो लेखक का गांव था, ठाकुर बाड़ी के नाम से लोग जानते थे। यह ठाकुर बाड़ी खाली इसी गांव की अब ठाकुर बाड़ी नहीं थी, इस पूरे एरिया में, पूरे इलाके में इसके जैसा कोई ठाकुर बाड़ी नहीं था, इतना बड़ा कोई ठाकुर बाड़ी नहीं था। अब ठाकुर बाड़ी के नाम पे 20 बीघे, माने धीरे धीरे बढ़, जहाँ कहाँ एक छोटा सा मंदिर, और अभी उसके नाम से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 20 बीघे खेत हो गए थे। धार्मिक लोग, पुजारियों लोग का एक समिति था जो ठाकुर बाड़ी का संचालन करते थे, और उस ठाकुर बाड़ी में हर 3 साल में एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति होती थी। मैंने ठाकुर बाड़ी का जितना लोग संचालन करते थे वही लोग मिल के प्रत्येक 3 साल के बाद एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करते थे। इस प्रकार इतना मैंने पढ़ा दिया, जिसमें ठाकुर बाड़ी क्या है, ठाकुर बाड़ी किस तरह बनी। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ठाकुर बाड़ी का वर्णन कीजिए, ठाकुर बाड़ी कैसी है, ठाकुर बाड़ी किस तरह बनी, हरिहर काका की स्थिति फ्लैशबैक में है, उसके बाद ठाकुर बाड़ी, उसके बाद लेखक सामने आके फिर अपने गांव का बताता है, तभी तो हरिहर काका की कहानी जान पाएंगे। तो ठाकुर बाड़ी कैसे बनी और ठाकुर बाड़ी का काम क्या है ये बताया। आगे मैं अगला पेज नंबर 3 से पढ़ाऊँगी। पेज नंबर 1 और 2 आज पढ़ा दिया। पहला चैप्टर हरिहर काका संचयन भाग 2 का पहला चैप्टर। अब कल मैं पेज नंबर 3 से पढ़ाऊँगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए, घर से बाहर नहीं जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग।